हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और हम थर्मोडायनामिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज सिस्टम के बारे में कुछ नई टर्म्स सीखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को डिटेल में डिस्कस किया था और सिस्टम और बाउंड्री के कुछ टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिस्टम से ही डील करना है, तो हम सिस्टम से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज स्टेट वेरिएबल। अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो इन जनरल किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इन फिजिक्स, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम रेस्ट और मोशन डिफाइन कर देते हैं। सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि अगर मुझे खुद को ही डिफाइन करना है, तो उस केस के अंदर आई विल टेक सम ऑफ माई कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक माई नेम, फादर्स नेम, माई कलर, माई एज, और इट कैन बी फिंगरप्रिंट और कलर ऑफ रेटिना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मुझे डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए भी हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, और उन्हें हम क्या बोल देते हैं? स्टेट वेरिएबल बोल देते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दीज आर वेरिएबल्स used to define state of a system। सबसे पहली बात। सेकेंड, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करें। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कैन बी प्रेशर, इट कैन बी वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब अगर मैंने किसी सिस्टम के लिए इन वेरिएबल्स की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, तो जो सिस्टम है उसकी स्टेट डिफाइन हो गई। सिंपल सी चीज कि जब भी स्टेट वेरिएबल किसी कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस सिस्टम की जो स्टेट है वो अब डिफाइन हो चुकी है, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट, व्हेन state variables become constant, when state variable becomes constant, state of system is defined। सबसे पहली बात। सेकेंड, अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर मैंने किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी कंटेनर में गैस थी, इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, इन सब की एक कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी थी, मतलब स्टेट डिफाइन हो चुका था। अब एक डिफाइंड स्टेट के बाद में मान लीजिए मैंने प्रेशर की वैल्यू में ही चेंज कर दिया, तो हम क्या देखेंगे? इफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल चेंजेस, देन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो सिस्टम है वो अपनी स्टेट को क्या कर चुका है? चेंज कर चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इफ वन ऑफ द वेरिएबल is changed, then
then state of system is said to be changed. So I hope आपको ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम इन दोनों टर्म्स को यूज में लेते हैं. Now students, we are going to learn about two of the important terms for a system, and these terms are state function and path function. अगर हम कभी भी किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर दो टर्म्स यूज में लेंगे, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, और इन्हें हम फिजिक्स के ही दो टर्म्स से समझने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों टर्म्स आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी है. सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं so that आपको ये दोनों फंक्शंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आए. फर्स्ट टर्म यहाँ पर आती है डिस्टेंस. डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर जा रहा है और इसने तीन अलग अलग पाथ से यहाँ पर ए से बी तक ट्रेवल किया है. अगर डिस्टेंस देखें तो तीनों केसेस में जो डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल लेंथ को हम कंसीडर करके चलते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट में डिस्टेंस अलग होगी, सेकेंड में अलग होगी, थर्ड में और अलग होगी. बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस को कंसीडर किया जाए तो इनमें से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसका होगा, सेकेंड पाथ का, जबकि तीनों की डिस्टेंसेस डिफरेंट होगी. तो हम यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. डिस्प्लेसमेंट को केवल मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन से है. बट डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पर कौन सा पाथ चूज किया है. उसी तरीके से जब हम एक सिस्टम को ए स्टेट से बी स्टेट पर पहुंचाते हैं तो वो भी दो तरीके से ए स्टेट से बी स्टेट पर जा सकता है. अगर सिस्टम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है तो हम उसे स्टेट फंक्शन बोलेंगे. बट अगर सिस्टम इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एज वेल एज पाथ यूज्ड पे ही डिपेंड करेगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पाथ फंक्शन बोल सकते हैं. जैसा कि यहाँ पर द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि यहाँ पर पाथ का कुछ रोल होगा ही होगा. तो डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं दीज आर फंक्शंस which depend on initial and final state of a system. जबकि पाथ फंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और इसी के साथ साथ में पाथ यूज्ड. जो भी पाथ टेकन है उस पे भी ये चीज डिपेंड करेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जबकि पाथ फंक्शंस को हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जबकि यहां पर हम लिख सकते हैं दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. ये हमारे दो डिफरेंस हो गए.
अब जो थर्ड डिफरेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। हो सकता है कि आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इररिलेवेंट लगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी टर्म्स नहीं डिस्कस करी है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको अपने आप वो सारी टर्म समझ में आ जाएगी, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट राइट देम। जैसे हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, जिसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो इसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एंट्रोपी का एग्जाम्पल लूं तो उसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल में हम हीट लेके चल सकते हैं, जिसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क जिसे स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रही हूं। मान लेते हैं कि कोई एक स्टेट फंक्शन है, आई एम अज्यूमिंग अ स्टेट फंक्शन दैट इज ए, और मैं यहाँ पर एक पाथ फंक्शन भी अज्यूम कर रही हूं जो है स्मॉल p। अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पर बात करूं कि इस स्टेट फंक्शन में क्या चेंज रहा होगा, तो मैं सिंपली उसको क्या लिख सकती हूँ, डीए लिख सकती हूँ। किसी स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिकली किसी सेकंड पर अगर मैं पाथ फंक्शन में चेंज को डिस्कस करूं तो वो मैं कितना लिख सकती हूँ, डीबी लिख सकती हूँ। अब ये तो किसी स्पेसिफिक टाइम का हो गया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती हूँ और मुझे उसके लिए कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी स्टेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया जाता है, लाइक यहां पर आप डीए का इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप देखेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी चेंज। सिमिलरली यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एक बहुत क्लियर सा डिफरेंस यहाँ पर बता सकते हैं कि स्टेट फंक्शंस को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है, चेंज मिलता है, जिसको मैं चेंज इन स्टेट फंक्शन लिख सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी तो हम इंटीग्रेशन करने पे बोल सकते हैं we will get a specific value। तो ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। आपको ये चीज हमेशा क्लियरली अपने दिमाग में बिठा करके रखनी है कि जितने भी हमारे पास में फंक्शंस हैं, वी कैन नॉट कैटेगराइज देम एज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। हमने कुछ को ही डिफाइन किया है, कुछ को हम चैप्टर में और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफाइन करेंगे, बट आप सारे फंक्शंस को इन दोनों में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज थी उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पे, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एज वेल एज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी कंटेनर में गैस प्रेजेंट है और इसमें जो भी गैस है उसका कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम उन्हें इक्वल हाफ में डिवाइड करें, कैसे भी हमें इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आया है और कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया है।
जिस प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जिस भी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा वो प्रॉपर्टी कैसी कहलाएगी, एक्सटेंसिव कहलाएगी। जैसे कि अगर मैंने इस कंटेनर को या फिर इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो प्रेशर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। प्रेशर यहाँ पर जो होगा वही दूसरी साइड भी होगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑब्वियसली जिस भी रेशियो में कट करेंगे वॉल्यूम पे वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। मोल्स, तो ऑब्वियसली मोल्स की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स, वो दोनों तरफ क्या होगी, चेंज होगी। बट अगेन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं किसी कंटेनर में बॉइल्ड वाटर रखती हूँ और अगर इस पूरे बॉइल्ड वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देती हूँ, देन देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो सबसे पहले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए एक सिंपल से वर्ड का यूज लेंगे एंड दैट इज इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव स्टार्ट्स फ्रॉम आई एंड इट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम आई। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट है, उन पर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए उन प्रॉपर्टीज को हमने क्या डिफाइन कर दिया, इंटेंसिव डिफाइन कर दिया। सबसे पहली बात। अब अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, these properties do not change when system is divided. बट यहां पर हम क्या देखेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, यहां पर चेंज हो जाएगी। सबसे पहली बात। सेकेंड पॉइंट को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो आप बोलेंगे कि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मास होगा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी उतना ही मास प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मास में चेंज आ गया, मतलब वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी यहाँ अलग और यहाँ पे अलग हो सकता है, राइट। नेक्स्ट मोल्स की बात करते हैं, तो मोल्स भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप एक सिंपल सा आंसर देंगे कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, राइट। सो आई कैन राइट हियर, जैसे एनर्जी में भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंटरनल एनर्जी वो एक्सटेंसिव होगी। अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, तो वो भी कौन सी होगी, यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो जैसा हम वहां पर देख रहे थे कि प्रेशर वो हमेशा इंटेंसिव होती है। प्रेशर आप किसी भी पार्ट में चेक कर लो, हर जगह सेम आएगा, मतलब कि वो डिवाइडेशन के बाद में भी चेंज नहीं हो रहा है। व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट देन इट इज नॉट चेंजिंग। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इसके डिवीजन पे चेंज नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज डेंसिटी। क्योंकि गैस की डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी सेम रहती है। आप उसको कट कर दो, हाफ में कट कर दो, 3/4 में कट कर दो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो वी कैन डिफाइन इट एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करें, सो कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी होती है, आई होप आपने अभी तक पढ़ी होगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, तो ये सब भी कभी भी किसी भी इस तरीके के डिवीजन पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और टर्म यहाँ पर हम यूज में ले सकते हैं, पीएच।
पीएच जो होती है, मान लीजिए किसी भी एसिड की जो पीएच है वो बेसिकली क्या होती है, मतलब क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप वहां पर भी कंसंट्रेशन से ही डील करेंगे, तो इस वजह से कंसंट्रेशन आने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि आपको चेक करना है कि डिवाइड करने पर क्या इसमें चेंज होगा या नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर चेंज हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये वाला जो सेकेंड डिफरेंस है, मैं इसकी बात करूं कि क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी, देन योर आंसर विल बी नो, नहीं डिपेंड करेगी। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी शेप पे डिपेंड करती है, नहीं करती है। तो ये नहीं डिपेंड करती, जबकि एक्सटेंसिव हमेशा डिपेंड करेगी। सो आई कैन राइट it does not depend on shape and amount of, like it should be amount present in system। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, amount present in system whereas it is going to depend। ये यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब हम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं, देन द रिजल्टेंट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कि मास और वॉल्यूम, ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमेशा अमाउंट पर डिपेंड करेगी। बट इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज डेंसिटी, और डेंसिटी कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ two extensive properties is an intensive property। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं लाइक डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, बट द रिजल्टेंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल डिफाइन कर देंगे, देन that property is going to become intensive, then that property is going to become independent, जो कि amount of substance पर depend नहीं करेगी। So the second point is the extensive property defined per unit mole becomes intensive property। वो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो कैसी बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि मास जो होता है वो हमेशा एक्सटेंसिव होगा, बट अगर मैं 1 मोल का मास डिफाइन कर दूं, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं, देन दैट प्रॉपर्टी विल बिकम इंटेंसिव। तो एक एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं कि जो भी मास होता है
वो एक्सटेंसिव होता है, बट जो मोलर मास होता है वो हमेशा कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो भी एंथैल्पी होती है, जो भी किसी सिस्टम में एनर्जी चेंज होता है, अगर मैं उस एनर्जी चेंज को पर मोल डिफाइन कर दूं तो वो भी कैसा बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। सो आई कैन राइट वन मोर एग्जांपल हियर, दैट इज मोलर एंथैल्पी, और वो प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, इंटेंसिव होती है। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नाउ लेट्स कम टू थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं कि जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम इसको यूं समझें कि एक किसी कंटेनर में कोई सब्सटेंस है जिसका मास m1 है, दूसरे कंटेनर में कोई सब्सटेंस है जिसका मास m2 है। अगर मैंने इन दोनों सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया तो इनका मास भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि मास हमेशा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर मैंने यहाँ पर इसका वॉल्यूम V1 माना है और इसका वॉल्यूम V2 माना है, तो दोनों के जो वॉल्यूम्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर? बट आपसे अगर मैं ये पूछ लूं कि इसकी डेंसिटी D1 है और इसकी डेंसिटी D2 है, तो क्या आप डेंसिटीज को ऐड कर सकते हो? देन योर आंसर विल बी नो, क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। यू कैन ऐड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट यू कैन नॉट ऐड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर additive in nature but intensive properties are not. Now for example I can write कि मास को like m1 plus m2, दिस इज करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि d1 plus d2 अगर मैंने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो आज हमने कुछ बहुत बेसिक सी टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। डू रिवाइज दीज टर्म्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। इफ यू हैव एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स, you can ask your doubts in the comment box. Thanks for watching.